हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल परीक्षा वीर पर। तो आज हम लोग जो है सीडीपी के बहुत ही दमदार 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं और आपको मैंने बताया भी था कि जितने ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे सीटेट के एग्जाम में आप सभी लोगों को उतना ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो आज जो हम लेकर आए हैं ये टॉप 30 क्वेश्चन हैं जो बार बार आपके सीटेट के एग्जाम में आते हैं। तो आज की अगर आप ये क्लास देखते हो तो आपको निश्चित ही बहुत ज़्यादा फायदा आपको होने वाला है सीटेट 2022 के आपकी जो पेपर देने जा रहे हैं। तो फिलहाल जो भी साथी चैनल पर नए, पहले तो आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, बेल आइकन को दबा दें जिससे आपको इसी प्रकार की सारी क्लास और अपडेट आपको सही से मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है कि गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है। आप लोगों को मैंने कल ही हार्वर्ड गार्डनर का जो सिद्धांत मैंने करवाया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उसकी लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, सीडीपी की प्लेलिस्ट आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने जो है टोटल 8 सिद्धांत दिए थे, यहां पर 8 बताया गया है। फिलहाल मैंने कल बताया भी था कि कहीं कहीं 7 देखने को मिलता है, कहीं कहीं 8 देखने को मिलता है, लेकिन अगर आपके ऑप्शन में 8 है तो आप 8 को ही मारिएगा क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में 8 के बारे में दिया गया है। तो आपको यह बताया गया, इसमें से पूछा कि कौन सा इन्होंने जो है अधिमान जो निर्धारित किया है इनमें से कौन सा नहीं है। बताइए सभी लोग आंसर। बिल्कुल, तो अगर मेरी कल की क्लास आपने देखा होगा तो हमने वहां पर यह भी बताया था कि स्थान संबंधी भी होता है और ऐसे लोग जो है इंजीनियर बनते हैं। अंतर व्यक्तित्व भी मैंने कहा था, जो राजनेता होते हैं, सामाजिक सुधारक होते हैं। भाषात्मक भी मैंने बताया था, जो लेखक वगैरह होते हैं या वकील होते हैं, पत्रकार होते हैं, उन सभी के पास भाषात्मक होता है। लेकिन कहीं भी जो है गार्डनर ने भावात्मक बुद्धि की बात नहीं किया है। ठीक है, तो पहले का जो आंसर नंबर हो जाएगा वो बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। मैंने कल भी आपसे कहा था कि गार्डनर से आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो इसीलिए उसको थोड़ा सा अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे आते हैं। विकास के संबंध में गलत कथन बताइए। विशिष्ट से सामान्य की ओर, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, दिशा सिर से पैर की ओर है, या फिर वर्तुलाकार गति है। बताइए। तो बिल्कुल जो विकास होता है वो जाहिर सी बात है सार्वभौमिक होता है। इसकी दिशा जो है सिर से पैर की तरफ से होती है और इसकी गति जो है वर्तुलाकार होती है, यानी कि सभी दिशाओं में विकास आपका हो सकता है। लेकिन यहां पर जो विशिष्ट से सामान्य दिया है ये इसका गलत है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ होता है, ना कि विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। बालक अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है किस माह से? 6 माह में, 8 माह में, 9 माह में, या फिर 3 माह में? बताइए। बिल्कुल आप लोग आंसर टाइप करें। बालक जो है अपनी मां को पहचानना प्रारंभ कर देता है, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो है 3 माह हो जाएगा। जब बच्चा 3 माह का होता है तब वो अपने मां को पहचानना जो है शुरू कर देता है। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? बताइए। छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों की साइकिल चलाना, यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो जाहिर सी बात है, अगर आपने सहसो अवस्था मारा तो बिल्कुल टिक हो जाएगा सही आपका, क्योंकि सहसो अवस्था में बच्चा काफी छोटा होता है और उसके पास 3 पहिया वाली जो साइकिल होती है, आपने देखा होगा, वो 3 पहिया वाली साइकिल वो चलाता है। और ये क्वेश्चन भी सीटेट में पूछा गया है, मैं अपने मन से इस क्वेश्चन को लेकर नहीं आया हूं। ठीक है, तो सहसो अवस्था आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से क्या है? परंपराओं को धारण करने की अवस्था, आधारहीन आत्मचेतन अवस्था, आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था, या फिर स्वकेंद्रित अवस्था? बताइए। चलिए, किशोरावस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह कौन सी है? तो बिल्कुल अगर आपने यहां पर ऑप्शन नंबर बी टिक किया है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था, तो आपका बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि किशोरावस्था में जो है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था होती है। इस चीज को आप लोगों को याद रखना है। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीडीपी का लगभग हर एक टॉपिक इसमें कवर है आज के इस क्लास में, और जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इंपॉर्टेंट वाले वो सारे क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। बिल्कुल, तो स्टेनले हॉल ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कि किशोरावस्था जो है बड़े संघर्ष, तूफान और विरोध की अवस्था है। यह कथन स्टेनले हॉल का है और ये कई बार एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। चलिए, क्वेश्चन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दें एक बार सभी लोग वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। नैतिक तर्क का अवस्था किस सिद्धांत में स्पष्ट किया गया है?
नैतिक तर्क की अवस्था किस अवस्था सिद्धांत किसने स्पष्ट किया है, बताइए। नैतिक तर्क, बिल्कुल, तो जाहिर सी बात है कोहलबर्ग का ही नैतिक विकास का सिद्धांत है। हम लोगों ने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा भी है। सीडीपी की प्लेलिस्ट मैंने नीचे दिया है, उसमें आपको कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत आपको आराम से मिल जाएगा। ठीक है, फ्रायड मिल जाएगा, पावलोव मिल जाएगा, सारे क्लास मैंने करवा दिया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या फिर बैलाक, बताइए। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की है? तो बिल्कुल, हमने जब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत बताया था तो मैंने ये कहा था कि जब बच्चा 18 माह के आसपास होता है तो उसमें वस्तु अस्थायित्व का भाव आ जाता है, या फिर कहीं कहीं आपको वस्तु स्थैर्य भी देखने को मिलता है। तो यहां पर आपका सीधा राइट आंसर जो है जीन पियाजे हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है। यह कथन बालक की किस लक्षण को और इंगित करता है, बताइए। ये भी आपके सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट हैं। मैंने आपको पढ़ाया था, और जब जीन पियाजे में पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बताया था कि जो बच्चे होते हैं उसमें सजीव चिंतन होता है। सजीव चिंतन का मतलब होता है कि जो चीज निर्जीव होती है फिर भी उन बच्चों को लगता है कि सजीव है। अगर कोई आप टेडी ले आओ या भी मान लो कोई शेर का आप कोई पुतला ले आओ और बच्चे के सामने रखोगे तो बच्चा डर जाएगा, उसको लगेगा कि ये सच में जिंदा वाला शेर है। तो इसी को सजीव चिंतन बोलते हैं। इसमें क्या लगता है कि बच्चों को ये लगता है कि जो सूरज है वो बच्चे के साथ साथ चलता है। देखते हो ना, जब बच्चा चलता है तो जैसे उसको लगता है कि सूर्य भी जो है उसी के साथ साथ चल रहा है, या जब हम मुड़ते हैं तो सूर्य भी मुड़ जाता है। ठीक है, तो यह बच्चे के किस लक्षण को इंगित करता है? तो आंसर हो जाएगा सजीव चिंतन, इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने यह दावा किया कि सभी भाषाओं में होने वाले कुछ सार्वभौमिक गुण जन्मजात होते हैं? तो बिल्कुल जो है यहां पर भाषाओं के बारे में जब भी बात हो और अगर ये कह दिया जाए कि सार्वभौमिक जन्मजात होते हैं तो आपके दिमाग में सिर्फ एक ही ऑप्शन आना चाहिए और वो है नॉम चॉम्स्की। इनको हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखी तो सीडीपी की लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाकर वहां से देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये किसने लिखी है? प्रियर, सिन, डार्विन या फिर स्टर्न, बताइए। देखो क्वेश्चन जो लाए हैं जबरदस्त लाए हैं, तो डार्विन इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये पुस्तक कई बार पूछी गई एग्जाम में। ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट ये पुस्तक जो है डार्विन की है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि या फिर आकार, सोच, समझ या फिर कौशलों में वृद्धि, बताइए। विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? तो बिल्कुल अगर आपने ऑप्शन नंबर डी टिक किया तो बिल्कुल करेक्ट है। आकार, सोच, समझ, कौशलों में जो वृद्धि होती है उसी को हम लोग विकास की वृद्धि कहते हैं, क्योंकि विकास का मतलब होता है कि आपका सर्वांगीण विकास हो, चौतरफा आपका विकास हो, चाहे आपका आकार हो, शरीर का कोई आकार हो, हाथ हो, पैर हो, सोच हो, समझ हो, कौशल हो, सबकी वृद्धि जो है आपके इसमें आती है विकास में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बुद्धि का लिंग से संबंध नहीं है, सामान्यतः लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं। बहुत हलवा क्वेश्चन है ये, तो एक तरीके का पेडागोजी का क्वेश्चन है, जबरदस्त। बताइए। ठीक है, बिल्कुल, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी अगर आपने मारा है तो बिल्कुल ही करेक्ट है, क्योंकि बुद्धि का लिंग से कोई भी संबंध नहीं होता है। क्लियर है यहां तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? उन्हें धार्मिक पुस्तक पढ़ाना, शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, उन्हें प्रातःकालीन सभा में उपदेन देना, यानी उपदेश देना। ये उपदेन नहीं होना चाहिए, उपदेश देना चाहिए। बताइए।
बिल्कुल। तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सबसे अच्छा मार्ग है कि शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, एकदम आइडियल रूप में उनका जो है करना। देखो इसमें से 4 ऑप्शन है, चार में जो सबसे कर, देखो भाई धार्मिक पुस्तक पढ़ने के लिए उसके जो है नैतिकता का विकास नहीं होगा, जाहिर सी बात है उनका मूल्य शिक्षा पर मूल्यांकन करना, ये भी उससे उसकी जो है सामाजिकता नैतिकता का विकास नहीं होगा, और प्रातःकालीन उठकर उनको उपदेश दोगे तो भी उनकी नैतिकता का विकास नहीं होगा। तो इन चारों में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, ये सबसे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दो वीडियो को सभी लोग, बिल्कुल पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है प्रतियोगिता की भावना का, सहयोग की भावना का, प्रतिद्वंदिता की भावना का, या फिर तटस्थता की भावना का। सिंपल क्वेश्चन है, बताइए सभी लोग आंसर। बिल्कुल सहयोग की भावना आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक अच्छा अध्यापक हमेशा विद्यार्थियों के मध्य जो है सहयोग की भावना का बढ़ावा देता है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। इसमें आपको दो फिल करना है, डॉट 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 तथा डॉट डॉट की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, बताइए। बिल्कुल, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं, याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट कर लीजिएगा कि वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएंगे तो कर लेना, आ चुका है प्रीवियस ईयर में। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। शिक्षक निम्नलिखित के लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं। शिक्षक निम्नलिखित किसके लिए शिक्षण संबंधी सहायता सामग्री का उपयोग करते हैं? छात्रों को प्रभावित करने के लिए, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को एकाग्रचित बनाने के लिए, या फिर छात्रों के अंदर शिक्षण रखने के लिए। तो बिल्कुल जो शिक्षण होता है उसको रोचक बनाने के लिए, जब शिक्षण को रोचक बनाना होता है तो जाहिर सी बात है टेलम वगैरह लेकर जाते हैं, अच्छी अच्छी चीजें ले जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ने में इंटरेस्ट लें। ठीक है, और इंटरेस्ट के साथ बच्चों को किसी ना किसी चीज को सिखाया जा सके। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से क्या उस खांचे या रेंज को सूचित करता है जिसके भीतर किसी योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति के प्रवीणता स्तर का फैसला किया जाता है? बताइए। तो बिल्कुल ग्रेड होता है ना, लोगों को जो ग्रेड दिया जाता है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसमें एक खांचे या रेंज होता है, उसको सूचित करता है कि योग्यता या गुण के लिए किसी व्यक्ति की प्रवीणता स्तर का फैसला। जैसे ए ग्रेड हो गया तो ए ग्रेड में ये मास्टर जी तय करते हैं कि 75 से 90 के है। ए प्लस हो गया, उसमें मतलब एक निर्धारित करते हैं, एक रेंज बना देते हैं, तो उसको ग्रेड बोलते हैं। अंक में जो है उसमें रेंज, जो अंक होता है इसमें रेंज नहीं होता। अंक तो भाई आपने 95 दे दिया तो इसका रेंज थोड़ी है, तब तो ये 95 होगा। लेकिन ग्रेड जो होता है, अगर आपने मान लो किसी को ए ग्रेड दे दिया तो उसका एक सीमा होता है कि ये ए ग्रेड का मतलब 70 से 80 अंक के बीच में हो जाता है। कंफर्म है यहां पर? चलिए क्वेश्चन नंबर 19। छात्रों के सही मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए? यह बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रचनात्मक मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, कोर्स के अंत में मूल्यांकन, या फिर प्रत्येक छमाही पर मूल्यांकन। बताइए। बिल्कुल, तो सतत मूल्यांकन इसका जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको बच्चों का सही मूल्यांकन करना है तो उसके लिए आपको सतत मूल्यांकन आप लोग कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पर। स्फूर्ति की अवस्था किसे कहा जाता है? स्फूर्ति की अवस्था बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। सहसोवस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, या फिर बाल्यावस्था। बताइए।
तो बिल्कुल इसका सीधा और राइट आंसर जो है आपका बाल्यावस्था हो जाएगा, क्योंकि बाल्यावस्था में हम लोगों के पास में बहुत सारी एनर्जी होती है, ऊर्जा होता है। जैसे आप लोगों ने इसको देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे, बाल्यावस्था में थे, तो हम लोग पूरा दिन भर खेलते रहते थे, तो थोड़ी सी भी थकान नहीं होती हम लोगों को। बस कोई दिन भर खेलने को कहते तो भूख भी नहीं लगती थी। लेकिन अब आज के जमाने में क्या है कि अगर हम लोग थोड़ा आधा घंटा भी पैदल चल लेते हैं तो हम लोग को थकान लगने लगती है। तो जो यहाँ पर स्फूर्ति की जो अवस्था है वो बाल्यावस्था कही जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है, बताइए। विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, विकास रेखीय होता है, विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, बताइए। तो यहां पर गलत की अगर हम बात करें तो जो विकास होता है वो रेखीय नहीं होता है। मैंने अभी बताया कि ये आपका वर्तुलाकार होता है, यानी कि विकास चारों तरफ होता है, सर्वांगीण होता है। एक ही तरफ विकास नहीं होता कि बस एक ही तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। बाकी विकास पूर्वानुमेय सही है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी करेक्ट है, और विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो अगर आपने सी मारा है तो बिल्कुल ही करेक्ट मारा है आपने। क्वेश्चन नंबर 22 पे आइए। शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, या फिर मानसिक विकास में तीव्रता। ठीक है, चलिए। तो यहां पर हम बात करें तो शारीरिक विकास की तीव्रता भी होती है। दूसरों पर, भाई शैशवावस्था में बच्चा कितने साल, 0 से 2 साल का होगा तो दूसरों पर ही निर्भर होगा। दूसरे लोग दूध पिलाएंगे तो दूध पिएगा, कुछ खाना होगा तो खिलाएगा, ठीक है। कहीं बैठा तो उसको उठाकर कोई दूसरा ले जाएगा, नहीं कि दूसरों पर निर्भर होगा। मानसिक तीव्रता भी उसकी होती है, बहुत तेजी से उसका मानसिक जो है विकास होता है। नैतिकता नहीं होती, भाई बच्चा समाज के बारे में नहीं जानता। अगर मान लो छोटा बच्चा है, 0 से 2 साल का है, तो उसको क्या पता कि घर में कोई मेहमान आया तो उसके लिए हम पहले चेयर लेकर जाएंगे, उसके लिए चाय पानी का व्यवस्था करेंगे। छोटा बच्चा क्या जानेगा, तो नैतिकता का भावना उसमें बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर है, चलिए। क्वेश्चन नंबर 23। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, कार्ल सनिक, पियाजे, स्किनर, या फिर हरलॉक। अच्छा क्वेश्चन है। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो बिल्कुल इसका हार्लॉक जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अगर आपने ऑप्शन नंबर डी मारा है तो बिल्कुल ही करेक्ट मारा है आपने। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, अगर आपके गलत जा रहे हैं तो इनको आप कहीं लिख लीजिएगा, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डांट डांट में भिन्न होते हैं, बिल्कुल। व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों में भिन्न होते हैं, विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, या फिर विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं। तो बिल्कुल विकास की दर में जो है वो भिन्न होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक, शारीरिक, गामक, या फिर नैतिक। सिंपल क्वेश्चन है। कोहलबर्ग से तो कम से कम 2 क्वेश्चन कोहलबर्ग से आपके एग्जाम में आएंगे, 2 वाइगोत्स्की से आएगा, 2 पियाजे से आएगा, 2 चोम्स्की से आएगा। यानी ये सब ऐसे ऐसे टॉपिक है जिसमें 2-2 नंबर आपके फिक्स हैं। अगर आपने इन सभी क्लासेस को आपने नहीं देखा है, सीडीपी की प्लेलिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाइए वहां पर जितनी भी क्लासेस हैं आप देख लीजिए। ईवीएस की अगर आपने क्लासेस नहीं देखी उसकी भी प्लेलिस्ट दे दिया है, जाकर आप एक एक करके सारी क्लास को आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है, प्राक्कल्पना का परीक्षण करना, समस्या के प्रति जागरूकता, प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना, या फिर प्राक्कल्पना का निर्माण करना। तो बिल्कुल समस्या के प्रति जागरूकता आपका सबसे पहला चरण होगा, क्योंकि जब आपको समस्या के बारे में ही नहीं पता है तो आप समाधान क्या करोगे। तो सबसे पहले आपको समस्या समाधान करने के लिए आपको समस्या के बारे में जागरूक होना काफी ज्यादा आवश्यक है। समझ में आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 27। विकास कैसा परिवर्तन है, बताइए। गुणात्मक है, रचनात्मक है, गणनात्मक है, या फिर नकारात्मक है। चलिए,
बिल्कुल, तो अगर आपने गुणात्मक किया है तो बिल्कुल ये आपका करेक्ट है, क्योंकि विकास जो है एक गुणात्मक परिवर्तन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये एग्जाम में रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। बताइए, अनुसंधान से पता चलता है कि, अब इसमें फिल करिए कौन सा इसमें सबसे बढ़िया फिट बैठेगा। तो बिल्कुल अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुसंधान से पता चलता है कि अभिप्रेरणा की सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज्यादा महत्वपूर्ण चर है। तो 28 का सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, एनसीएफ 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में डॉट डॉट और डॉट डॉट है। बताइए, फिल करिए इसमें। एनसीएफ 2005 यानी कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में, बिल्कुल, तो सक्रिय और सामाजिक है, सक्रिय और सामाजिक है। तो एनसीएफ वाली क्लास अगर नहीं देखी तो सीडीपी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, इसकी भी क्लास मैंने करवा दिया है। और मैंने ये भी बोला था कि यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने ही निश्चित आना है, और आया भी है बहुत बार एग्जाम में। तो एनसीएफ भी देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है सीडीपी वाली प्लेलिस्ट में। क्वेश्चन नंबर 30 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 साल है, वास्तविक आयु 10 साल है, तो इसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बिल्कुल भैया क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आय गुणे 100, यही तो है फार्मूला आपका, लगा दो आंसर आ जाएगा आपका। तो मानसिक आयु है 12, वास्तविक आयु है 10 और गुणे का हो गया 100, जीरो से जीरो कैंसिल, 12 धम्मा 120। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें जल्दी से आप लोग, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसी प्रकार की आपको दमदार क्लास आपको मिलती रहेगी। जो जो बेहतरीन टॉपिक आपको मिलता जाएगा, मुझे मिलता जाएगा, वो सारे टॉपिक्स आपको कराते जाएंगे, जिससे आप एग्जाम में भर भर के नंबर लाएं, हर एक सब्जेक्ट में जबरदस्त नंबर लाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।